मगर ये है तो इंटरफेरेंस का ही, मगर जो है ना इसके साथ जो है ना आपके पास इसमें शुरू के पार्ट जो है ना वो इंटरफेरेंस से रिलेटेड नहीं है। तो मैं आपसे पर्टिकुलरली यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो आप देखें, two dippers D1 and D2 are used to produce the identical waves on the surface. अच्छा, D1 and D2 क्या हो जाएंगे इसमें? D1 and D2 are nothing but they are the source of, but they are the source of wave, sources of waves, यानी कि जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने S1 S2 कहा था, इन्होंने कहा है कि पानी के अंदर दो डिपर मूव कर रहे हैं, राइट, और वो उनकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और वेव्स भी इन्होंने वेव फ्रंट्स की फॉर्म में शो की हुई है। तो अभी वेव फ्रंट्स क्या होते हैं देखें, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्रैश पे ड्रॉ होती हैं। तो इस तरह के स्ट्रेट वेव फ्रंट्स होते हैं, तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। और अगर पॉइंटेड डिपर है तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनते हैं, तो ये भी डेफिनेटली ये वेवलेंथ ही कहलाएगा। तो वेल, D1 से लेके P तक का डिस्टेंस हमें पता है। तो जब D1 से लेके P तक का डिस्टेंस आपको पता है विच इज 7.2 सेंटीमीटर, और D2 से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 11.2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों चीजें ना आपको पता है। अच्छा, साथ के साथ आपको वेवलेंथ भी दी हुई है। तो आप अगर 7.2 को 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है? जी बेटा बताइएगा, डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है 7.2 को 1.6 से? ठीक है, 4.5 4.5 दोनों का 1.7.2 डिवाइड बाय 1.6 कितना आया, और 11.2 डिवाइड बाय 1.6 कितना आया? अच्छा, एक 6 आ रहा है और एक 4.5, तो ये 4.5 आ रहा है, 4.5 लैम्डा। तो और ये आ रहा है आपके पास 7 लैम्डा। तो इसका मतलब ये कि बिटवीन बिटवीन D1 टू P 7 वेव्स बन रही है, और बिटवीन D2 टू P D1 टू P सॉरी 4.5 वेव्स बन रही है, और D2 टू P आपके पास 7 वेव्स बन रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब इनको आप फेज डिफरेंस और सॉरी इनका पाथ डिफरेंस निकालें, कितना आ रहा है? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? जी बेटा, पाथ डिफरेंस कितना आता है? पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 7 लैम्डा में से आपने 4.5 लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आंसर आ गया आपके पास 3.5 लैम्डा। देखिए सही बताया ना मुझे ये इन्होंने, आप भी देख लें सब एक दफा के ये कैलकुलेशन सही हो रही है। मेरे को समझ नहीं आया, पार्ट डिफरेंस तो दो वेव्स के दरमियान का कुछ नहीं होता था कि कहाँ पर वो नहीं बेटा, अब इन आप फेज पुराना में। मेरा इंटरफेरेंस का लेक्चर ना भूलें भाई। इंटरफेरेंस के अंदर मैं ये बता चुका हूँ कि हम S1 से लेके X के दरमियान में पहले वेव्स देखते थे, S2 से लेके X के दरमियान में वेव्स देखते थे, और फिर उनका पार्ट डिफरेंस निकालते थे दोनों को माइनस करके। जितनी जितनी वेव्स होती थी उनको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो आपके यहाँ पार्ट डिफरेंस आ जाता था। तो अभी मैं यही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, पार्ट डिफरेंस ही निकाल रहा हूँ इसका।
देखिए वासिक सही है बेटा। जी सर। बेटा असल में मसला ये है कि D1 से P के दरमियान में 7 वेव्स बन रही, 4.5 वेव्स बन रही है, और D2 से लेके P के दरमियान में 7 वेव्स बन रही हैं। तो पार्ट डिफरेंस आ रहा है 3.5। अच्छा, और वेव्स जो हैं वो इनिशियली 0 डिग्रीज के फेज डिफरेंस पर है। तो मैं ये आपको पढ़ा कर आया हूँ। देखें, अगर वेव्स इनिशियली इन फेज होती है ना, देखें इधर देखें, तो आपके पास जो पॉइंट नंबर है ना, 0.5, 1.5, इस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर वेव्स इनिशियली आउट ऑफ फेज होती हैं, 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, तो पॉइंट नंबर पे कंस्ट्रक्टिव होता है, और फुल नंबर यानी होल नंबर के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी ये चीजें। तो अब आप मुझे एक बात बताएं ना कि पी पॉइंट पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा मेरे ख्याल में। तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा या डिस्ट्रक्टिव, क्या हो रहा होगा भाई, एक बताओ कोई। कंस्ट्रक्टिव होगा ना मेरे ख्याल में तो। बेटा वेव्स, जी बेटा कोई और बताए दे। अनुषा क्या हो रहा होगा, मशाल आप देखें। तस्मिया, कैसा इंटरफेरेंस हो रहा होगा? क्योंकि D1 एंड D2 आर इनिशियली हैविंग नो फेज डिफरेंस, इनका फेज डिफरेंस शुरू में 0 है। तो आप वासिक यार ये देखो ना बेटा कि जब इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ये वाला केस मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, तो जब इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो 0.5 लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव हो सही है रहा है, वो। जी वो 1.5 मैं लैम्डा पे। उसमें कंफ्यूज हो गया था वो, मैं अपना और फेस अगर डिफरेंस के अंदर। और अगर वेव्स में इनिशियली फेज डिफरेंस है, सोर्सेज के दरमियान में फेज डिफरेंस है, तो आपका पॉइंट पॉइंट के ऊपर जो है वो डिस्ट्रक्टिव होगा, सॉरी कंस्ट्रक्टिव होगा, और होल नंबर पे डिस्ट्रक्टिव होगा। सही है सर। देखें बेटा इस जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो व्हाट यू विल सी नथिंग। आपके पास जो है वो यहाँ पर लोएस्ट इंटेंसिटी आ रही होगी, you will observe a lowest intensity or you will observe a minima at this particular position। देखिए बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है? आहिल आप बताएं, अब्दुल्ला, अनुषा बताइएगा मुझे जरा, मशाल, तस्मिया, आप लोग बताएं बेटा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कंफर्म है ये बात। तो अब ये कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट पी। तो पी पे हमें क्या ऑब्जर्व होगा, ये हमसे इसने पूछा हुआ है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें क्लियर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट पी मिनिमा is produced, so lower intensity will be observed, lower intensity observe होगी, we will see, we will observe no wave at that point, at that point as destructive, as destructive interference takes place। State and explain the effect on the answer to C1 if the apparatus is changed so that separately। बेटा कोई है समझदार बच्चा जो इसका जवाब दे दे मुझे?
ये कह रहे हैं कि D1 और D2 को अब हमने 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेस कर दिया। अब हमने D1 और D2 को 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेस कर दिया। सर पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव वेव्स बनने लग जाएंगी और उसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट हो जाएगी उस पॉइंट पे। ठीक है, कुछ हद तक सही है। Sir, it will be reaching the maxima. अच्छा, अब देखें, जब वेव्स के दरमियान में ना, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर D1 और D2 में फेज डिफरेंस है ही नहीं ना, तो आपके पास जो है वो ऑर्डर कैसा बनेगा? 0 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा। तो यहाँ पर बनेगा कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे बनेगा डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे बनेगा कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे बनेगा डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे बनेगा कंस्ट्रक्टिव। अगर D1 and D2 are already having the phase difference of 180 degrees, तो याद रखिएगा बेटा, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा। तो अब इसमें क्या हो रहा होगा? अब इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, यहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, यहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा। तो हमारे पास 4.5 3.5 का पार्ट डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब ये है कि एट पॉइंट P मैक्सिमा will be observed, maxima will be observed, so that because of maxima will be observed because of कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अच्छा भाई, मैं थोड़ी सी आप लोगों से ये बात पूछ लूं, आप लोगों को समझ आ गया ये वाला पार्ट? देखें, हाँ भाई आहिल क्या कहेंगे? यस सर, समझ आ गया। ठीक है जी, बाकी आप बताएं। मशाल ठीक है, क्लियर है। तस्मिया आप बताइए बेटा, क्लियर है? ठीक है जी, बेस्ट है। अच्छा, अब ये वाला अगर कोई कर लेना तो इसमें भी बड़ा मजा आ जाएगा भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव फ्रॉम D1 इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ D2। अच्छा, अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर D1 और D2 की आइडेंटिकल इंटेंसिटी है, बेटा बात को बहुत गौर से समझिएगा आप लोग, अगर D1 और D2 की आइडेंटिकल इंटेंसिटी है, तो अगर यहां से जो वेव थ्रो हो रही है उसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, तो जो यहां से वेव थ्रो होगी, एंड दैट वेव इज ऑल्सो गोइंग टू हैव द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड की वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो एक बड़ी वेव बनती है, 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो आपके पास बड़ी वेव बनेगी। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है ना तो नो वेव। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है ना तो नो वेव, क्योंकि परफेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगी वेव्स एक दूसरे से। अगर सेम इंटेंसिटी होती है, अगर सेम इंटेंसिटी होती है। अच्छा, इसने क्या कहा है कि ये दोनों चेंजेस ना क्वेश्चन में सेपरेटली हैं। सेपरेटली का मतलब ये है कि D1 और D2 में अगर इसने फेज डिफरेंस पहले क्रिएट किया है, तो उसके बाद जो अगला पार्ट है ना वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा क्वेश्चन चल रहा था। यानी सिर्फ इस पार्ट के लिए इसने अज्यूम किया है कि फेज डिफरेंस 180 डिग्रीज है। इस पार्ट के लिए फेज डिफरेंस आपका 0 डिग्रीज ही कंसीडर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या किया है, अब इसने इस पार्ट के लिए क्या किया, पहले पार्ट के लिए इसने फेज डिफरेंस कर दिया था कितना, 180 डिग्रीज ना। इस पार्ट के लिए कह रहा है कि हमने सिर्फ इंटेंसिटीज को चेंज किया है, फेज डिफरेंस वही है। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव फ्रॉम D1 इज लेस,
यानी D1 से जो अच्छा इंटेंसिटी का हमें रिलेशन पता है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर D1 की इंटेंसिटी कम है तो D1 से जो वेव प्रोड्यूस हो रही होगी वो लोअर एम्पलीट्यूड की वेव होगी। लेट सपोज 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की वेव है और D2 की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो D2 से आपके पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही होगी वो बड़ी वेव प्रोड्यूस हो रही होगी विच इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी वेव बनेगी ना, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐड होके 3 सेंटीमीटर आ जाएगा इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, ये दोनों वेव्स जो D1 और D2 से इजेक्ट हो रही हैं, इफ दीज वेव्स परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो रिजल्टेंट वेव विल बी देयर, यानी कि वहां पर परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं होंगी वेव्स, स्टिल दे विल हैव सर्टेन एम्पलीट्यूड व्हिच इज 1 सेंटीमीटर। सर ये D2 की एम्पलीट्यूड ज्यादा कैसे, ये क्या था? क्वेश्चन ने खुद कहा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम D1 इज लेस देन द इंटेंसिटी फाइन, ऑफ वेव फ्रॉम D2। तो ठीक देखें, है। अगर आइडेंटिकल इंटेंसिटी है तो आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड्स होंगे, और आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड्स की वेव्स अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो वो परफेक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, यानी दे विल परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइक दिस। एक ये वेव है, बिल्कुल इसके ऊपर ये वाली वेव आ जाएगी, तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्टली कैंसिल आउट कर देती हैं एंड यू वॉन्ट सी एनी वेव। बट if the if there is a variation in the intensity there will be variation in the amplitude। so greater intensity वाली जो सोर्स है वो D2 है, उसमें बड़ी वेव प्रोड्यूस हो रही है हायर एम्पलीट्यूड की, और D1 में जो है वो लोअर एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ वेव यहाँ पे भी सीन होगी। तो द इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम D1 इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ दैट फ्रॉम D2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो सम ऑफ द इंटेंसिटीज विल स्टिल बी प्रोड्यूस, आपके पास कोई ना कोई इंटेंसिटी अभी भी प्रोड्यूस हो रही होगी। इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि फेज डिफरेंस हमारा जब 0 डिग्री था तो P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, तो नो वेव वॉज प्रोड्यूस्ड। बट हम इसमें ये लिखेंगे सिंस वेव्स मीटिंग एट मीटिंग एट P हैव डिफरेंट amplitudes, so so at the time of superposition, so at the time of superposition they will not cancel out completely, so some resultant wave is seen, some resultant wave is seen। देखिए बेटा, अपने पास नोट कर ले ये चीजें कि अगर आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड है तो वेव्स परफेक्टली कैंसिल आउट करेंगे, और मुझे जरा चैट में बता भी दें आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा।
जी बेटा आप बताएं, मशाल समझ आई बात आपको? अब्दुल्ला, आहिल। ओके जी। तो इसके अंदर तो इस तरीके से है हमारे पास, ये आखिर का जो पार्ट है बड़े अच्छे थे, काफी इन्होंने इंटेंसिटी को वेरिएट करके यहाँ पे इस तरीके से हमें बताया। तो इस तरह से हो जाएगा ये। ओके नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, बस आज बात खत्म करते हैं। अच्छा बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी समझे, हाँ यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, an arrangement that is used to demonstrate interference with waves on the surface of water is shown। तो डिपर 1 है और डिपर 2 है, यानी कि वही S1 सोर्स नंबर 1 सोर्स नंबर 2 आ गई, और ए और बी दो पॉइंट्स हैं। तो यहां से हम लोग इस ग्राफ से क्या रीड कर सकते हैं? अगर आप इस ग्राफ से रीड करना चाहेंगे ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो इस ग्राफ से आपको वेवलेंथ पता चल जाएगी। आप कोई भी अगर गौर से देख लें तो आपको वेवलेंथ इसकी इजीली पता चल जाएगी। तो वेवलेंथ इज 20 मिलीमीटर, और एम्पलीट्यूड भी आपको इजीली मिल जाएगा, 2.4 2.8 3.2। तो एम्पलीट्यूड आ रहा है इसका 3.2 मिलीमीटर। तो वेवलेंथ भी पता चल गई और एम्पलीट्यूड भी पता चल गया। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव यहाँ पे आपने लिख दिया कि विच इज 3.2। द वेवलेंथ हमने यहाँ पे लिख दी विच इज 2 मिलीमीटर। अच्छा, two dippers D1 and D2 are made to vibrate, produce are to surface, state and explain whether these waves are stationary or progressive। तो स्टेशनरी वेव्स वो होती है जिसमें एनर्जी कन्फाइंड हो जाए दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो ये प्रोग्रेसिव वेव्स है क्योंकि इनकी एनर्जी आउटवर्ड जा रही है। एक्सप्लेन व्हाई D1 एंड D2 आर कनेक्टेड टू द सेम मोटर, ताकि D1 एंड D2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम सोर्स सेम मोटर से लगी हुई, तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ताकि ये दोनों वेव्स जो हैं वो आपस में, जो D1 और D2 हैं, वो फेस कोहेरेंस में होनी चाहिए। तो फेस कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा अब देखें, आपके पास लैम्डा कितना था? 20 मिलीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का लैम्डा था। अब D1 से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है? हमारे पास 5 है। इसको लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2.5 लैम्डा, और ये बनेगा 3.5 लैम्डा, और ये बनेगा आपके पास 2.5 लैम्डा, और ये बनेगा 3 लैम्डा। तो ए वाले अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 लैम्डा, और 3 लैम्डा और 2.5 लैम्डा को माइनस करते हैं तो 0.5 लैम्डा। कोई बताएगा ए पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा? जी बेटा कोई बताएगा मुझे कि ए पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा? सर क्वेश्चन दिखा देंगे फिर से कैंडी? हाँ हाँ क्या ये रहा, इनफेज है क्या? आप खुद देखें ना कि पाथ, हाँ इन फेज है, इनिशियली इन फेज है, क्योंकि सेम सोर्स से कनेक्टेड है तो फिर इन फेज, डिस्ट्रक्टिव होगी। सेम सोर्स से कनेक्टेड है ना, डिस्ट्रक्टिव होगी वो। तो इन फेज होंगी। जी बेटा कोई बताएगा? मशाल आप देखें, आपके पास क्या बता सकते, तस्मीर आप बताएं, अनुषा।
क्या होगा, ए पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो 1 लैम्डा आ रहा है, तो ए सर पॉइंट पे कौन कंस्ट्रक्टिव होगी ना। ए पॉइंट पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी? तो डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन पूछ रहा है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हायर हायर डिस्प्लेसमेंट शो होगी ना, बड़ी वेव बनेगी तो हायर डिस्प्लेसमेंट शो होगी, और बी पॉइंट पे लोअर डिस्प्लेसमेंट शो होगी। लोअर डिस्प्लेसमेंट या लेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी इधर। देखिए जी, समझ आई ये वाली बात?